शॉर्ट पिच थी और बैकफुट पर जाकर खूबसूरती के साथ पुल किया। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये वो एहसास है जो समय की सीमाओं को पार कर आज भी दिलों में गूंजता है। जब टीवी हर घर में नहीं था, जब रेडियो ही दुनिया से जुड़ने का सबसे बड़ा जरिया था, तब एक आवाज सुनाई देती थी, अनुशासित, सधी हुई और ऊर्जा से भरपूर। हर गेंद, हर रन उनकी जुबान से निकलकर एक कहानी बन जाती थी। ये आवाज थी पद्मश्री अवॉर्डी श्री सुशील दोशी जी की। सुशील दोशी, एक ऐसा नाम जिसने क्रिकेट को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे जिया है और देश को भी महसूस कराया है। दूरदर्शन के पर्दे पर या ऑल इंडिया रेडियो की तरंगों पर उनकी आवाज सिर्फ क्रिकेट के मैदान की जानकारी नहीं देती, बल्कि एक पूरा दृश्य रचती है, जहां दर्शक ही नहीं, हर श्रोता खुद को मैदान के बीच खड़ा पाता है। उनके शब्दों में है सादगी, उनकी आवाज में है अटूट विश्वास और उनके अंदाज में बसती है भारतीय क्रिकेट की आत्मा। उन्होंने अपने लेखन के जरिए क्रिकेट की उस अनकही दुनिया को सहेजा, जहां हर किस्सा एक विरासत है, हर खिलाड़ी एक प्रेरणा है और हर पल एक इतिहास है। भारत में अब क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, लेकिन एक धर्म बन चुका है। जिस खेल को शुरुआत में अंग्रेज़ों ने लाया था, अब ये खेल जो है, अब भारत जो है इस खेल में नंबर 1 बन चुका है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और इसके साथ साथ हमें ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस खेल का इतिहास क्या है, इसका विकास कैसे हुआ है। श्री सुशील जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है अपने अनुभव के साथ साथ, जो इस इतिहास के बारे में खूबसूरती से सबको बताती हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सारे युवाओं जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, जो क्रिकेट के बारे में जानना चाहते हैं, इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। इससे आपको बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ मिलेंगे, फैक्ट्स मिलेंगे और इतिहास भी मिलेगा। दूसरी बात है, मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि ये सिर्फ हमारे मेंस क्रिकेट के बारे में नहीं बात करता, ये महिला क्रिकेट के बारे में भी बात करता है। और हमारे महिलाओं क्रिकेट के लिए भी जिस तरीके के साथ अब हमारे जो वर्ल्ड कप की विक्ट्री हुई है, मुझे लगता है हम सबको महिला क्रिकेट के बारे में भी जानना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अब ये हमारे लिए वर्ल्ड स्टेज बन चुका है। सुशील जी तो इस परिवार के एक बहुत पुराने सदस्य हैं। उनकी जो संबंध है इस परिवार के साथ कई पीढ़ियों तक जाती है। मुझे याद है जब मैं उनसे पहले बार मिला भी था, तब उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे दादाजी श्रीमद माधवराव जी ने, सिंधिया जी ने उन्हें बहुत ही पुश किया था हिंदी कमेंट्री के लिए। और अब वो भारत में और पूरे विश्व में नंबर 1 हिंदी कमेंटेटर बन चुके हैं। क्रिकेट के इस प्रोफेशनलिज्म के दौर में हर चीज पर बारीकी से काम हुआ है, यानी हर चीज में अपग्रेडेशन हुआ है। क्रिकेटिंग इक्विपमेंट्स भी इससे अछूते नहीं रहे। तो आइए इस बारे में और जानकारी हासिल करते हैं बहुचर्चित किताब कहानी क्रिकेट की के लेखक और स्पोर्ट्स कमेंटेटर, जिन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है, सुशील दोशी जी से। दोशी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मेघा, और सभी दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार। आप ये तमाम एपिसोड्स देख ही रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, क्रिकेट की हर जानकारी, चाहे बल्ले की हो, गेंद की हो, कई कहानियाँ जो पहले शायद आपने सुनी नहीं होगी, वो कहानियाँ भी यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही। और ख़ास बात ये कि क्रिकेट के बारे में वो तमाम दिलचस्प बातें जो आप जानना चाहते हैं, उसकी परतें उघेड़ उघेड़ कर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और अब जब हम इक्विपमेंट पे फोकस कर रहे हैं,
तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि कश्मीर विलो वर्सेस इंग्लिश विलो, जो दो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में की जाने वाली बल्ले की वैरायटीज़ हैं, उनमें फ़र्क क्या है? नहीं, देखिए जो दुनिया भर में जो अच्छी क्वालिटी के बल्ले बनते हैं ना, वो इंग्लिश विलो से बनते हैं। और इंग्लिश विलो एक सीमित संख्या में ही बनती है, यानी कि वो जो उसकी फसल होती है ना, उगाने पड़ते हैं पेड़ इंग्लिश विलो के, तो वो उगते हैं तो, और एक ही पार्टी है जो उसको खरीद लेती है पूरी। तो क्रिकेट के बल्ले की हमेशा कमी बनी रहती है, और दुनिया में इस बात की बड़ी दरकार। देखिए इंग्लिश विलो का बल्ला जब लेते हैं ना, तो 1 लाख रुपए का पड़ता है। अब हम तो कहते हैं कि गरीब लोगों का के लिए भी क्रिकेट अब आसान हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे बल्ले की क्वालिटी के साथ अगर आप लेना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो, तो 1 लाख रुपए के करीब पड़ता है। गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? जब तक कि अपनी प्रतिभा का पूरी तरह से प्रदर्शन न करे और स्टेट एसोसिएशन उसको खरीद कर न दे, तब तक गरीब आदमी खेल में आगे बढ़ नहीं सकता। इस बात को समझा जा रहा है लगातार। और कश्मीर विलो, हालांकि वो भी एक अपने आप में एक अच्छी लकड़ी है, लेकिन फिर भी उतनी बेहतर गुणवत्ता के मामले में या क्वालिटी के मामले में नहीं मानी जाती है। तो वो उस तरह के बैट भी हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे उस तरह की बैट, उसकी कई बार छिलपट निकल जाती है, जैसे खेलते हैं ना बच्चे लोग, तो वो निकल जाती है, तो वो दुखी भी होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये तलाश की जा रही है इस बात की संभावना को कि क्रिकेट के बल्ले की कीमत कम की जाए। तो वो इस तरह से कम हो सकती है कि कुछ हिस्सा उसका कश्मीर विलो का बने, कुछ हिस्सा इंग्लिश विलो का बने, और बल्ले की कीमत को कम किया जाए। इस बारे में बड़े ज़ोर से विचार हो रहा है, और कई कंपनियां इस बारे में विचार भी कर रही हैं और आगे भी आ रही हैं कि भाई हम लोग इस तरह का बल्ला बनाना चाहते हैं। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और आईसीसी कह रहा है कि भाई पहले आप हमको बताओ, वो बल्ला बताओ, तो वो जब तक बनेगा, लेकिन इस दिशा में काम हो रहा है। जी। और हमने देखा है कि बल्लेबाज अपने बल्ले का खास करके ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो रन बनाते हैं वो उन बल्लों से ही बनाते हैं। तो बहुत पर्टिकुलर भी होते हैं कि किस तरह का बल्ला वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका वेट बहुत सुपर स्पेसिफिक होता है। सचिन तेंदुलकर का यहाँ पर जिक्र करते हैं, जो कि एक वक्त था जो काफ़ी भारी बैट का इस्तेमाल किया करते थे। बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर शुरुआत जब की थी ना उन्होंने, बरसों तक काफ़ी हेवी बैट का इस्तेमाल करते थे। क्रिस गेल भी हेवी बैट का इस्तेमाल करते हैं, ब्रायन लारा भी काफ़ी भारी बैट का इस्तेमाल करते थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर को बाद में हुआ यूँ कि जब टेनिस एल्बो वाली बीमारी उनको लग गई ना, तब उनको डॉक्टर्स ने सलाह दी कि भाई इतना भारी बल्ला उठाना उनके एल्बो के लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने फिर हल्का बल्ला इस्तेमाल करने की कोशिश की। देखिए दो बातें हैं, जब भारी बल्ला आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपकी बैट स्पीड तो कम होगी ना। जब आप स्ट्रोक लगाएंगे तो भारी बल्ला हाथ में लेंगे और नीचे लाएंगे तो उसकी स्पीड तो कुछ कम होगी। तो लेकिन उसको टाइमिंग पर भरोसा, अगर सही टाइमिंग से लगा तो हथौड़े की तरह फिर गेंद पर लगती है। इसीलिए हम क्रिस गेल के जब सिक्सर्स देखते थे ना, 114 और 115 मीटर दूर जाते थे, या सचिन तेंदुलकर के बल्ले से जैसी लगती थी गेंद सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ जाती थी, तो दर्शक खुशी से नाच उठते थे। ये तमाम चीज़ें इसलिए होती थी कि टाइमिंग उनका बहुत अच्छा होता था, शरीर का संतुलन बहुत अच्छा होता था, फुटवर्क बेमिसाल होता था, और बल्ले के बीचों बीच ऐसे लगती थी गेंद, जैसे लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई चुंबक लगा हो, और गेंद लोहे की बनी हो जो चुंबक से जाकर लग रही हो, बल्ले के बीचों बीच से लगती है। और वो मधुर ध्वनि जब बल्ले के बीचों बीच से गेंद की लगती है ना, तो ऐसी मधुर ध्वनि आवाज़ आती है कि तबीयत खुश हो जाती बल्लेबाज की। गेंदबाज का तो दिल टूट जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि बल्लेबाज अपने बल्ले के साथ सहज महसूस करें। कई ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने मोंगोज बैट का भी इस्तेमाल किया। हाँ, ये बात सही है कि वो आखिरकार होता ये है कि बैट्समैन अपने हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से, उसके खेलने की जो तरीका है खेलने का, उसके हिसाब से अपना बल्ला चूज़ कर लेता है। तो ये बात है, बल्ला बहुत महत्वपूर्ण है, और उसकी हाइट और विड्थ सब कुछ, उसकी कितना बड़ा होना चाहिए, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, मोटाई कितनी होनी चाहिए। आपने तो देखा होगा आजकल मैचेस चलते हैं तो सबसे पहले अंपायर उसकी विड्थ नापते हैं कि कितना चौड़ा है। कोई बहुत चौड़ा बल्ला लिया तो एज ही नहीं लगेगा फिर तो। ये तमाम चीज़ें आजकल देखी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर बल्लों की और बल्लों की क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई, यानी कि आपका मिस हिट भी छक्के पर चला जाता है। आपको लग रहा है कि आप ऑन साइड में खेल रहे हैं, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से छक्के के लिए चली जाती है, या कई बार लगता है गेंद ऊंची ज़्यादा चली गई, लंबी शायद कम गई, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि सिक्सर चला गया। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये आजकल के आधुनिक
जो बैटर्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा है इस मामले में। एक तो आईपीएल जैसे खेलों में, टी20 के खेल में, आईपीएल के खेल में बाउंड्रीज छोटी हो गई हैं, तो छोटी बाउंड्रीज पे मिस हिट भी छक्के चले जाते हैं, तो बॉलर्स को लगता है कि यार हमारे साथ तो ये अन्याय हो रहा है। तो ये बात ज़रूर है कि खेल के जो विचारक हैं वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि खेल दोनों की तरफ बराबर झुके, यानी गेंद बल्ले और गेंद का संघर्ष खेल क्रिकेट के खेल को कहते हैं। लेकिन जब बल्ला गेंद पर हावी हो तो बराबरी का संघर्ष तो हुआ नहीं ना ये। तो कोशिश यही की जा रही है कि ये बराबरी का संघर्ष हो, बॉलर को भी कुछ मौका मिले। लेकिन बॉलर भी आजकल बहुत चतुर हो गए हैं, देखिए ऐसा नहीं कि बैटर्स ही सब कुछ कर रहे हैं। आजकल नए नए स्ट्रोक्स इजाद हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि स्कूप कर देते हैं, है ना, कभी आखिरी में जाकर खेल रहे हैं, जैसे ऑफ साइड में तो ऑन साइड में खेल देते हैं, रिवर्स स्वीप कर देते हैं। तरह तरह के नए नए स्ट्रोक्स आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे ही बॉलर भी आजकल धीमी गेंद करते हैं बीच बीच में, कभी गूगली तो स्पिनर्स करते ही लेग ब्रेक के बीच में गूगली करते हैं, टॉप स्पिनर करते हैं, चाइनामैन करते हैं। चाइनामैन गेंद भी हमने देखा कि किस तरह करते हैं, है ना। तो ये इस तरह से लेफ्ट आर्म बॉलर जब उसकी ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर आती है वो चाइनामैन कहलाती है, और उसकी जो लेग ब्रेक जो दिखती है ना उसकी बैटर के लिए वो गूगली होती है। तो वो तमाम विविधताएं भर रहे हैं। और बॉलर को मैंने देखा है कि आजकल फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि गेंद लेटरल होती ही नहीं है, हिलती नहीं है ज़्यादा। जिस टप्पा खाया सीध में बैठ के चली आती है, तो आप बैट आगे करिए और स्ट्रोक्स लगाइए तो अच्छी गेंदों पर भी चौके लग रहे हैं। तो आजकल बैटर रन जो बॉलर जो होता है ना वो रफ्तार में परिवर्तन कर रहा है, धीमी गेंदें कर रहा है। धीमी गेंदों में भी तरह तरह की, एक तो गेंद बैक ऑफ द हैंड से धीमी गेंद करता है, एक छोटी गेंद जो शॉर्ट पिच बाउंसर रहती है उसमें भी धीमी शॉर्ट पिच बाउंसर आजकल देखने को मिल रही है। फिर तरह तरह की विविधताएं भर रहे हैं। तो बॉलर भी वो जानते हैं जान बचानी है तो कुछ बेहतर तरीके, बेहतर वेपनरी जिसको कहते हैं ना, बेहतर हथियार निकालने पड़ेंगे। वो हो रहा है। खेल युक्ति का नाम है, तरकीब, तकनीक और युक्ति, ये तीन चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी हैं और उसका इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई लोग, मैं कहता भी हूँ कि खेल जो है ना वो शतरंज के खेल की तरह है, कि बॉलर अपना दिमाग लगाता है आपको आउट करने का, वो प्लान कर रहा है, योजना बना रहा है कि अगली गेंद पर कैसे आउट हो, और बैटर सोच रहा है उसका एक कदम आगे सोचना चाहिए कि बॉलर अब क्या करने वाला है। तो वो जो ये जो खेल है ना, ये एक तरह से शतरंज की तरह शातिर खेल हो गया है क्रिकेट का। तो एक तरफ तो मोंगोज बैट का हमने जिक्र किया जिसका आकार बहुत अलग था, लेकिन साथ ही डेनिस लिली ने एशेज के एक टेस्ट के दौरान एल्यूमिनियम के बैट का इस्तेमाल किया था जिसका कॉम्पोजिशन ही काफ़ी अलग था, तो उसके आसपास भी काफ़ी विवाद हुआ था। नहीं, वो काफ़ी होता है। देखिए अब इवन हम देख रहे हैं कि हार्दिक पांड्या का बैट में लचीलापन, उनका एक अलग तरह का एंगल है बैट का, तो लचीलापन ज़्यादा रहता, तो वो लोग, उनका ऐसा सोच है कि ज़्यादा दूर तक जाती है कम ताकत में। कुल मिला के यही बात है ना कि कम ताकत में दूर तक गेंद जाए। बल्ले का जो बेहतर ऑप्टिमम यूज जिसको कहते हैं ना, वो इसी तरह से तो होता है। बल्ले के अराउंड काफी सुपरस्टिशंस भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई खिलाड़ी किसी और का बल्ला लेकर मैदान में उतरा हो और उसने बड़े रन या शतक बना दिए हो और फिर उसी बल्ले से आगे जाके वो बल्लेबाजी करना चाहता हो। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। इस तरह की जो घटनाएं तो कई मुझे याद है कि अजीत वाडेकर और 1971 की बात है, गैरी सोबर्स क्या करते थे, उनको लगा कि सुनील गावस्कर जो हैं 774 रन बना लिए एक सीजन में, और उनको तो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हैं, तो बोले उसके कंधे और कई कैचेस छूट रहे थे उसके, तो बड़ा भाग्यशाली है। तो वो क्या करते थे, मैच के पहले गैरी सोबर्स आते थे और सुनील गावस्कर के कंधे पे हाथ रखते थे ड्रेसिंग रूम में आके, और फिर वो जाते थे और शतक ठोक देते थे। अब ये बात जो हमारे कप्तान थे अजीत वाडेकर साहब, उनसे छुपी नहीं रह सकी। उन्होंने देखा कि ये बंदा जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है और तुरंत ही जाके सेंचुरी मार देता है। तो भारत 1-0 से आगे था आखिरी टेस्ट मैच में, और 1971 में आपको याद होगा मेघा कि भारत ने श्रृंखला जीती थी। तो उस समय वो श्रृंखला अगर बराबर होती तो भारत जीता हुआ माना जाएगा। तो उस समय उन्होंने देखा कि गैरी सोबर्स सुबह आ रहे हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ। उन्होंने कहा भाई सनी कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो बाथरूम में नहा रहे। तो बोले, उन्होंने क्या किया कि उसको ताला लगा दिया, बाहर से बंद कर दिया और ताला लगा दिया। और गैरी सोबर्स आए तो उन्होंने कहा, हर एक को हेलो हेलो कहा, फिर कहा वेयर इज सनी? तो बोले सनी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तो बोला अच्छा कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। वो चले गए और देखिए पहली गेंद पर आबिद अली की गेंद पर बोल्ड हो गए और भारत वो सीरीज जीत गया। अब सुनील गावस्कर जल्ला है, बोले मैं नहा रहा था, आपने बाहर से बंद कर दिया दरवाज़ा। और वो बोले कि उसने ये भी कहा कि भाई वो अगर मुझ पे कंधे पे हाथ रखना है तो वो तो मैदान पर भी कंधे पर हाथ रख सकता था। तो अजीत वाडेकर का नहीं, वो ड्रेसिंग रूम में आकर जब कंधे पर हाथ रखता है तभी वो सेंचुरी लगाता है, आप ये ध्यान रखो, इसलिए मैंने उसको नहीं आने दिया। तो ये भी एक किस्सा, सुपरस्टिशंस बहुत मानते हैं जी खिलाड़ी। जी। और उसकी भी कई परत होती है कि ये नहीं कि कहीं पे भी कंधे पे हाथ रख दिया, ड्रेसिंग रूम के अंदर ही कंधे पे हाँ, हाथ जैसा रखना आपने है। कहा कि किस बल्ले से खेलने जी, से रन जी, बनेगा, जी। ये भाग्यशाली बल्ला है। ये अगर यहाँ से हटेंगे तो विकेट गिर सकता है, तो हटना नहीं, चाहे बाथरूम जाने की भी बात हो लेकिन नहीं जाएंगे। लेकिन ये समझ रहे हैं कि भाई यहाँ अगर पैर टिकाए रखा तो ये रन बनते रहेंगे। इस तरह के सुपरस्टिशंस रहते हैं और मैं सोचता हूँ कि अगर मन में विश्वास आपके है कायम रहता है तो क्या बुरा है, सुपरस्टिशंस हो तो हो, आपकी टीम के लिए तो कारगर है। और इसीलिए युवा खिलाड़ी कई बार अनुभवी बल्लेबाजों के बल्ले लेने की कोशिश करते, वो आग्रह करते रहते कि उन्हें बल्ला दे दिया जाए, जैसे रिंकू सिंह और विराट कोहली का वाकया। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उनका बल्ला शायद भाग्यशाली है, जी। तो वो मेरे को भी शायद भाग्य लेकर आएगा, तो ये बात रहती है। कोई बुरी बात नहीं है इसमें, लोग चाहे जो कहें कि सुपरस्टिशंस मानना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपसे इसको प्रेरणा मिलती है तो क्या नुकसान है, करिए आप। तो ऐसे कई उदाहरण हैं क्रिकेट में के जी। मैदान में जो देखने को मिलते हैं और इस तरह की कहानियाँ क्रिकेट को बहुत दिलचस्प बनाती हैं। वैसे ही स्मृति मानधाना का एक वाकया है, राहुल द्रविड़ के बल्ले से उन्होंने काफी रन्स बनाए थे। वो बल्ला राहुल द्रविड़ ने उनके भाई को दिया था और स्मृति मंधाना ने प्रोफेशनल क्रिकेट में आने के बाद भी कई सालों तक उस बल्ले का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल, ये घटनाएं क्या है, प्रेरणा, ये उस तरह की घटनाएं कि आप किसी व्यक्ति को, राहुल द्रविड़ को जी, कितना जी। रिस्पेक्ट करती होंगी वो, जब उन्होंने ऐसा सोचा होगा, तो आप ये देखिए इसके पीछे कि उसके प्रति इज्जत उनके मन में राहुल द्रविड़ के खेल के प्रति कितनी थी। और ये इज्जत जब रहती है ना तो विश्वास रहता है, मन में विश्वास हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है जी। कि आप में, मन में अगर आत्मविश्वास है और आप में प्रतिभा है तो फिर आप बहुत जल्दी अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। कहानियां तो जारी रहेंगी, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखिए कहानी क्रिकेट की पद्मश्री अवॉर्डी श्री सुशील दोषी के साथ हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर। तो अब बात करते हैं गेंद की। तो ड्यूक्स बॉल का इस्तेमाल इंग्लैंड में किया जाता है, जिसके सीम को हाथ से सिला जाता है, जिसके कारण काफी स्विंग मिलता है उस गेंद को। नहीं देखिए, इंग्लैंड में ड्यूक बॉल का जी। इस्तेमाल होता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोकाबुरा। वेस्ट इंडीज वगैरह कोकाबुरा बॉल का इस्तेमाल होता है और भारत में एसजी जी, बॉल जी। का इस्तेमाल होता है। तो इंग्लैंड में जो चूंकि मौसम ऐसा रहता है ना कि नमी वाला वातावरण रहता है, पिच पर घास रहती है, तो वो जो गेंद रहती है वो देर तक स्विंग होती है, वो हैंड स्टिच रहती है, हाथों से उसकी सीवन, जो सीवन रहती है ना, हाथों से सीवन की जाती है, तो वो स्विंग भी देर तक होती है और स्विंग ज़्यादा भी होती है। इस कारण बॉलर हमेशा चुनौती में बना रहता है, चाहे 15 ओवर हो या 20 ओवर। तो ये एक उस गेंद की, मुझे तो याद है कि हमारे फास्ट बॉलर बुमराह ने तो ये भी कहा था कि भाई हमारे भारत में भी ड्यूक बॉल का इस्तेमाल होना चाहिए, गेंद देर तक स्विंग होती है, फ़ायदा होता है हमें। लेकिन अभी तो भारत में एसजी बॉल का ही इस्तेमाल हो रहा है। और एक घटना मुझे याद है, जो गेंद होती है नई गेंद, उसका वजन 5.5 आउंस के करीब रहता है, 5.5 आउंस से कुछ ज़्यादा ही रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो एक किस्सा है कि विव रिचर्ड्स खेल रहे थे, समरसेट वर्सेस ग्लेमोर्गन खेल चल रहा था इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट का, और नए नए आए थे, इनके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था विवियन रिचर्ड्स के बारे में। तो 2-3 गेंदें फास्ट बॉलर ने, ग्लेमोर्गन के फास्ट बॉलर ने की विव रिचर्ड्स को, तो वो बीट हो गए। तो उसने मजाक में कहा, क्यों दिखी नहीं क्या, मैं इतनी फास्ट बॉल करता हूँ, तुमको दिखेगी नहीं? वो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका आकार गोल होता है, ये 5.5 आउंस की होती है, तुमको दिखाई नहीं दी ना, नहीं दिखेगी, मैं बॉल ही ऐसी कर रहा हूँ। तो अगली गेंद आई तो उन्होंने उठा के जो 6 मारा, तो बाहर मैदान के बाहर नदी में जाकर गिरी। तो उन्होंने कहा कि यस आई नो, ये जो थी ना 5 आउंस की रहती है, ये आप जाकर ढूंढ कर लाओ, ये आकार में गोल रहती है, जाकर ढूंढो। तो ऐसे कई किस्से क्रिकेट में, बड़े दिलचस्प किस्से रहते हैं जहाँ चुनौती दी जाती है
और चुनौती को स्वीकार किया जाता जी। है। जब ऐसा होता है ना तो खेल दिलचस्प बनता है। और हमने देखा है कई बार एशेज सीरीज से पहले फॉर एग्जांपल इंग्लैंड ने कोकाबरा बॉल का इस्तेमाल किया था काउंटी लेवल के कुछ मैचेस में, ताकि खिलाड़ी परिपक्व हो सके कोकाबरा बॉल से भी। हाँ ठीक है ना, कोकाबूरा बॉल्स क्या स्विंग ज़्यादा नहीं जी। होती है, मतलब वो कुछ 5-6 ओवर के बाद तो टेनिस बॉल की तरह हो जाती है, ज़्यादा लेटरल मूवमेंट उसमें नहीं होता। बाउंस। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या पिचेस हार्ड रहते हैं, ऊंची उछलती है गेंद टप्पा खाने के बाद, तो उछाल से विकेट ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पर बजाय लेटरल मूवमेंट के। इंग्लैंड में लेटरल मूवमेंट होता है इसलिए कठिन होता है, क्योंकि भारतीय भी देखिए ये उछाल से इतना परेशान नहीं होते जितने कि स्विंग होती है ना गेंद और सीम होती है जो, उससे ज़्यादा परेशान होते हैं। तो लेटरल मूवमेंट हमेशा परेशानी उत्पन्न करता है। तो ये कोकाबूरा बॉल से ऑस्ट्रेलिया जाइए तो कोकाबूरा बॉल से प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि वहाँ पर, और सीमेंटेड विकेट पर प्रैक्टिस करके जाइए क्योंकि वहाँ उछाल मिलता है। इंग्लैंड जाएँ तो अब भारत में भी ये किया जाने लगा है कि अलग अलग तरह के पिचेस पर प्रैक्टिस कराई जाती है, अलग अलग तरह के पिचेस बनाए जाते हैं। इंग्लैंड जाना हो तो उस तरह के पिचेस बनाइए, हालांकि वो भारी वातावरण तो ला नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन बाकी चीज़ें वैसी करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए देखिए भारत आज इतना ऊपर उठ गया, T20 में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं और दुनिया के सिरमौर बने हुए हैं, और बाकी टेस्ट मैचों में भी हम विदेशों में जाकर विदेशियों को हरा रहे हैं। पहले ऐसा होता नहीं था, तो ये एक बड़ी बात है। भारतीय क्रिकेट बहुत ऊंचा उठ गया है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जब डे नाइट मैचेस की शुरुआत हुई थी टेस्ट क्रिकेट में, तो काफी ज्यादा असमंजस में आ गए थे ऑर्गेनाइजर्स कि किस रंग की गेंद का इस्तेमाल किया जाए और उसमें जो सीम की स्टिच है उसका कलर क्या हो। तो इवेंचुअली जो फाइनलाइज किया गया वो हुआ पिंक बॉल और ब्लैक सीम के साथ। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में देखिए डे एंड नाइट क्रिकेट जब हुआ ना तो उनको लगा कि खिलाड़ियों के कपड़े बदले, गेंद का रंग भी बदलना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि किस तरह की गेंद का इस्तेमाल करें। फिर नारंगी गेंद भी उन्होंने ट्राई की, लाल गेंद भी ट्राई की और पिंक गेंद भी ट्राई की। फिर आखिर ये समझ में आया कि आंखों को कौन सी चीज़ें, कौन सी गेंद अच्छी दिखती है। पता चला कि पिंक गेंद अच्छी दिखती है, गुलाबी गेंद अच्छी दिखती है। फिर बाद में ये भी तय हुआ कि भाई गुलाबी गेंद के ऊपर जो सीवन होती है ना, वो काले रंग की जाए तो साफ दिखाई देगा, वो सीवन भी दिखाई देगी। तो बाद में फिर ये चीज़ों का समावेश किया और उसकी सीवन जो है ना, सिलाई जो है वो काले रंग के डोरे से की जाने लगी। तो ये बहुत, खेल में लगातार तब्दीलियां होती रहती हैं। खेल को बेहतरी करने के लिए आईसीसी लगातार प्रयास कर रहा है। अब देखिए ये जो आपने पिंक बॉल का जिक्र किया ना, पिंक बॉल तो एक तो काफ़ी चमकीली होती है, दूसरी बात ये कि पॉलीयूरेथीन के उस पर लेयर लगा दी जाती है। वो पॉलीयूरेथीन की लेयर इतनी चमकदार होती है और उससे इतनी फिसलन भरी होती है कि गेंद स्विंग ज़्यादा होती है और देर तक स्विंग होती है। तो इसके कारण बॉलर्स को बड़ी मदद मिलती है, और जिनको अभ्यास रहता है ना इस तरह की गेंदें खेलने का, तो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया अक्सर पिंक बॉल टेस्ट मैच में जीत ही हासिल कर लेता है, क्योंकि विरोधियों को वहाँ खेलने का अनुमान ही नहीं है। वो जाते हैं और पराजित होकर वापस आ जाते हैं। तो पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराना वैसा ही है जैसे पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना। तो ट्वाइलाइट के अराउंड खास करके जो पिंक बॉल होती है वो और ज्यादा मूव करने लगती है और उसे साइड करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। हमने देखा है स्टीव स्मिथ को, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था आंखों के नीचे पैच लगाकर। हाँ नहीं, सही बात कही, क्योंकि क्या होता है तब फ्लड लाइट भी लगती है, तो सूर्य की रोशनी और फ्लड लाइट्स का आपस में जो होता है ना संघट्टा जिसको कहते हैं कि दोनों आपस में मिलती है, तो वो एक बराबर आंखों को, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया आपने, तो उससे बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो ये जो होता है ना, ये संघर्ष होता है कि फ्लड लाइट्स और उसकी जो चमक है इन दोनों का, तो वो आंखों को दिक्कत पड़ती है। तो इसलिए वो हमने देखा कि पिंक बॉल ट्वाइलाइट के समय खास करके, क्योंकि बदलता रहता है लगातार, वो प्रकाश का सिलसिला ट्वाइलाइट के तुरंत बाद बदलता रहता है, तो वो बदलते परिवेश में एकदम बॉल साफ नहीं दिखती। उस समय सावधानी से खेलने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सावधानी का नाम ही तो क्रिकेट है ना। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सावधान तो रहना ही पड़ेगा क्रिकेट में। जी बिल्कुल। और अब बात करते हैं बेल्स की, और एक दिलचस्प बात बेल्स के बारे में ये है कि अंपायर के हाथ में ये निर्णय है कि अगर बहुत विंडी कंडीशंस हो तो बिना बेल्स के भी खेल हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि बेल्स हिलती ही नहीं है तब भी जब बॉल स्टंप से टकरा गई हो। बेल, कई बार ये होता है कि वो खांचे में जो बेल्स इतनी कड़क फिट हो जाती है कई दफ़े
कि आपको स्टंप को लग गई लेकिन बेल्स नीचे नहीं उड़ी, जी तो फिर आपको आउट नहीं करार दिया था, क्योंकि बेल्स उड़नी चाहिए, ये ज़रूरी कंडीशंस हैं। और जो आपने कहा था ना कि हवा चलने से अगर ऐसा लगा, अंपायर कर देते हैं कि भाई अगर बेल्स बार बार नीचे गिर रही है तो खेल में व्यवधान पड़ रहा है ना, खिलाड़ी के कंसंट्रेशन में कमी पड़ रही, बॉलर के रनअप के वक्त फिर से जाना पड़ता है उसको, फिर से बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि बेल्स उड़ी हुई हैं। तो वो बिना बेल्स के भी आपने जैसा कहा अभी कहा था, तो खेल जारी रख सकते बिना बेल्स के तब तक जब तक कि हवा वापस बंद न हो जाए। हवा नॉर्मल हो जाती है तो फिर बेल्स लगा दी जाती हैं। जारी तो हम भी इस चर्चा को रखना चाहते हैं, लेकिन इस एपिसोड के लिए इस बातचीत को यहीं पे विश्राम देना होगा। हम वापस आएंगे अगले एपिसोड के साथ। अभी इतनी सारी रोचक बातें हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्कार।